दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के एक्ट के बारे में आज बात करेंगे। क्या यह एक्ट है, किसके लिए बनाया गया, क्या इसमें हो सकता है, सारी बारीकियों पर बात आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अच्छे से सुनिएगा। जितनी भी नव विवाहिता हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और जितने जो जेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो दोस्तों जो भी कोई नया व्यक्ति आज मेरे चैनल पर आया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं बनाता हूं आपके बीच लेकर आता हूं वह आपसे मिस ना हो सके, स्किप ना हो सके। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि क्या है डोमेस्टिक वायलेंस। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इसमें एक बिंदु जो आता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं यह एकदम से क्रिएट नहीं होते। आप जब भी कभी शादी करने जाते हैं, आप या आपके परिवार के लोग जब लड़की देखने जा रहे हैं या फिर आप कोई लड़का देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपकी और आपके परिवार की सर्वसम्मति हो। दूसरी चीज, जब आप लड़की के घर देखने जा रहे हैं लड़की को, तो उस समय लड़की की मर्जी अवश्य जान लें। कई बार यह होता है कि लड़की की मर्जी होती नहीं है शादी करने की, बस जबरदस्ती माँ बाप के दबाव में आकर शादी कर लेती है। उसकी मर्जी तो कहीं और है, उसकी इच्छा कुछ और है, और हो सकता है कि उसका पहले से ही कहीं अफेयर हो। तो यह भी चीज़ें सामने आज आ रही हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक केस में ऐसा ही होता है, कुछ केसेस में हो सकता है जो बात मैं कह रहा हूँ वह होती हो। तो हर एक केस एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर एक केस की एक सरकमस्टेंसेस अलग अलग होती है, वह आपके सामने आज मैं रखता हूँ कि जब डीवी एक्ट में किस तरह से एक नव विवाहिता रिलीव ले सकती है। तो दोस्तों जब भी कभी महिला और पुरुष के बीच नव विवाहित जोड़ा है और डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसमें जो केस की हम बात करें 2005 जो एक्ट है, इसमें अगर हम सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 12 में एक आवेदन करना होता है, और आवेदन कहाँ कहाँ कर सकते हैं यह सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों महिला अपने मायके में यह सेक्शन 12 जो एक्ट है 2005 डीवी एक्ट, उसमें सेक्शन 12 में आवेदन कर सकती है। और कहाँ कहाँ कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अपने मायके में कर सकती है, अपने ससुराल में जहाँ वह रह रही है, जो उसका मैट्रोमोनियल जो रेसिडेंस है उसका, उस पर कर सकती है। जहाँ हो सकता है कि कहीं वह जॉब करती हो, वो दूसरी अन्य शहर में रह रही हो, वहाँ कर सकती है। या फिर वहाँ कर सकती है जहाँ पर यह सब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हुई है। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कहाँ कहाँ वह अपने ये केसेस को लगा सकती है। अब मान लीजिए धारा 12 आपका उन्होंने आवेदन कर दिया, इसके बाद क्या अगली प्रक्रिया होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी डीवी एक्ट पर कोई कार्रवाई होती है, कोई सेक्शंस में सुनवाई होती है, तो इसको सुनने वाली महिला कोर्ट होती है। महिला कोर्ट पे यह प्रकरण लगता है, और जिसको भी महिला रेस्पोंडेंट बनाती है, अर्थात जिस जिस जो इस केस में रेस्पॉन्सिबल है, जिसने उसके साथ पीड़िता की है उस महिला के साथ, तो रेस्पोंडेंट को महिला कोर्ट से एक समन्स जाता है, और उसमें सभी का नाम लिखा जाता है। जो मेट्रोमोनियल जो होम है उसका, जिस जगह वह विवाहित होकर आई है, अगर कोई प्रताड़ना वहाँ पर दी गई है तो कोर्ट सभी को एक समन्स भेजती है, जिसमें सभी के नाम होते हैं जिसको वह रिस्पोंडेंट बनाती है। अब अगला कदम क्या होता है कि जितने भी रिस्पोंडेंट होते हैं सभी को जैसे ही समन्स मिलता है, जैसे ही उसकी तामीली होती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर सभी को अपना जवाब देना होता है। और एक कंडीशन यह भी होती है कि या कोई अत्यधिक बीमार है, या कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया है, या ऐसा कोई घटना घर में हो गई है जिसमें एक विशेष कुछ ऐसा कुछ हो गया है कि कोई गंभीर रूप से बीमार है, या कोई डेथ हो गई है,
या कोई ऐसी समस्या आन पड़ी है जिसको कि कोर्ट में संज्ञान लेकर इसको 90 डेज भी इसको बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह एक विशेष कंडीशन में मिलने वाला समय है। नहीं तो 30 डेज में आपको जवाब देना ही देना है। जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, जितने भी उस कृत्य के लिए भागीदार हैं, 30 डेज के अंदर उनको जवाब फाइल करना आवश्यक होता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि यह बिल कब पारित हुआ। संसद द्वारा 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 यह लागू किया गया। और यह लागू क्यों किया गया? क्योंकि जो भी महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, जिनका परित्याग कर दिया जाता है एक जोड़े द्वारा, मतलब एक आदमी द्वारा जिसके साथ उसकी शादी होती है, अगर उसने उसका परित्याग कर दिया है तो उसमें ये लॉ जो है, ये जो एक्ट है, यह फीमेल को रिलीफ देता है जो कि नवविवाहिता है। तो इसके उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया कि अभाव से बचाना, मतलब परित्याग की गई महिलाओं को अभाव से बचाना। इसका जबकि 1 जुलाई 2024 के पहले की अगर हम बात करें तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में इसमें रिलीफ मिलती थी, किंतु अब जब 1 जुलाई 2024 के बाद हम अभी वर्तमान की अगर बात करें तो ये बीएनएस की जो धारा है 144 बीएनएसएस, उसमें यह इसको काउंट किया जा रहा है। और इसका जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 में साफ कहा गया है कि जो भी परित्याग की गई महिला है वह अगर डीवी का केस अगर लगाती है तो उसमें आपका मेंटेनेंस उसे देना पड़ता है। और देखें अब किस सेक्शन में मेंटेनेंस की बात कही गई है, तो सेक्शन 23 डीवी एक्ट का ये कहता है कि परित्याग की गई महिला अगर अपने जो उसने सेक्शंस में जो लाभ लिया है, जो उसमें उसकी सुनवाई चल रही है, जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सेक्शन 23 में वह अपने लिए एक मेंटेनेंस की राशि की मांग कर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी एक नवविवाहिता के बीच एक लड़का और लड़की आपस में लड़ते हैं या परिवार के द्वारा कुछ ऐसी क्रूरता एक महिला के ऊपर की जाती है, तो उसमें सेक्शन 23 डीवी एक्ट का 2005 का जो सेक्शन है 23, उसमें संज्ञान लेकर यह मेंटेनेंस दिया जाता है। और अब आपको बता दूं कि कई बार जब जो आपकी बहू है, जो वधू है, वह जब मायके चले जाती है तो कई बार उसकी इच्छा होती है, नहीं होती है, कई बार उनके मायके वाले या फिर लड़की की इच्छा स्वयं भी कई बार होती है कि मैं इनके खिलाफ खड़ी हूं और आवाज़ बुलंद करूं। तो उसमें यह होता है कि बहुत सारे केसेस लगा दिए जाते हैं। कई बार कई केसेस सही होते हैं और कई केसेस गलत भी होते हैं, क्योंकि एक महिला जब अपने ससुराल पक्ष में जाती है और वहाँ अपना जीवन शुरू करती है, तो जब हर एक चीज़ उनकी मर्जी से नहीं होती, तो यह भी एक बड़ी चीज़ सामने आती है कि हर एक चीज़ के लिए उनको परमिशन लेनी है, हर एक चीज़ के लिए उन्हें सुनना है। तो दोस्तों, कोई किसी को मिलने से नहीं रोक सकता। जैसे ससुराल में आप कई बार ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि नहीं, आपको इतने बजे तक आ ही जाना है, या फिर आप इनसे मिलेंगे और इनसे नहीं मिलेंगे। और कोई चीज़ जैसे नौकरी करनी है या कोई अन्य काम उन्हें करना है, उस चीज़ से रोक दिया जाता है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि डीवी एक्ट में जो कि सही नहीं है, और डीवी एक्ट में यह चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में यह अपराध की श्रेणी में आ जाती है। तो अब बात करेंगे कि कई केस लगा दिए जाते हैं। जैसे कि कई बार तो यह स्थिति आ जाती है 13 तक की तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक के केसेस लगा दिए जाते हैं। और तलाक के जब केसेस चल रहे हैं, ड्यूरिंग आपकी तलाक की सुनवाई चली रही है कोर्ट में, और उसी दौरान आपके डीवी एक्ट भी चल रहा है, धारा 9 भी चल रहा है, 125 भी लगा दिया गया है। तो यह सारी चीज़ों में अगर कोई मेंटेनेंस, 1 या 2 केसेस में मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए धारा 125 में आपके खिलाफ मेंटेनेंस की कार्रवाई हो गई, 144 बीएनएसएस जो अभी इसको रिप्लेस किया गया है, इसमें अगर आपके खिलाफ कुछ मेंटेनेंस की राशि बांध दी गई है, तो क्या आपको सेक्शन 23 जो कि डीवी एक्ट का है, जिसमें मेंटेनेंस की बात कही गई है,
तो क्या वह भी देना पड़ेगा? 13(1) में जो हो गया वह भी देना पड़ेगा, या अन्य किसी केस में या अन्य किसी चीज़ में अगर कोई मेंटेनेंस बांध दिया गया है तो क्या वह भी देना पड़ेगा? तो आइए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर कितने भी आप पर मेंटेनेंस के केसेस दाखिल हुए हैं और सभी को आपस में समायोजित कर लिया जाता है, जबकि जो सबसे मैक्सिमम राशि जो देने के लिए कोर्ट से ऑर्डर हुई है उसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती है। अर्थात वो वाला एक आपको राशि देना होगा, सभी जगह आपको नहीं देना होगा। अलग अलग सेक्शंस में जितनी भी आपकी मेंटेनेंस उन्होंने लगाई है तो वह सब आपको नहीं देना है, एक ही जगह देना होगा जो कि सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसी में जितनी भी मेंटेनेंस की राशि जहाँ जहाँ से भी केसेस लगाए गए हैं वह समाहित कर ली जाएगी। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि 125 सीआरपीसी या सेक्शन 144 बीएनएसएस या फिर सेक्शन 13(1) तलाक की बात अगर हम करें तो किसी में भी अगर मेंटेनेंस का 13(1) में जो धारा 24 की बात होती है कि ड्यूरिंग केस के दौरान अगर आपको मेंटेनेंस की मांग की गई है पत्नी ने, तो उसमें धारा 24 में जो जिस भी तरह से जो मेंटेनेंस की मांग की गई है तो उसको समाहित कर लिया जाए, अलग अलग उसमें राशि नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, यह जो कहा गया है रजनीश वर्सेस नेहा का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसको आप देख सकते हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया है कि मेंटेनेंस की राशि जो होगी वह आपको एक ही देनी होगी जो कि मैक्सिमम है, अलग अलग राशि आपको नहीं देनी होगी। तो अब आपको जेंट्सों के लिए भी बहुत समझ में आई होगी इस पूरे कन्वर्सेशन में कि क्या बारीकियां हैं, क्या किया जाता है। कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, 3 जगह 4 जगह से हमें मेंटेनेंस राशि देनी होगी क्या? तो ऐसा नहीं है। आप रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको अवश्य देखिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, जिससे कि वीडियो आपको मिलते रहेगी। कानून से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है सब इस चैनल पर डलती हैं। नए जितने भी कानून हैं उस पर वीडियोस आती हैं। क्या आपको किस केस में करना है, किस केस में आपको नहीं करना है, वह सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और देख लीजिए दोस्तों, कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में वो फंसी जाता है और अर्थात उसको बाद में जुर्माना और सज़ा दोनों किसी न किसी केस में हो ही जाती है। इसलिए आप सभी से विनती अनुरोध करता हूं कि आप कानून के दायरे में ना आए, ऐसा कोई काम ना करें। और